तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब हमारा जो चर्चा का विषय है वो विषय है महंगाई से हाहाकार, नेहरू जिम्मेदार। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हो चुके विश्वास सारंग का, जो एक जिम्मेदार मंत्री के पद पर भी मौजूद है। उन्होंने एक बयान दिया है, सीधे उस बयान को सुनते हैं और उस बयान की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वह देश जो अब तक इस बात के लिए आभारी रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि उन्होंने अपनी विलासितापूर्ण आरामदायक जिंदगी को छोड़कर इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वह शख्स जिसने आजादी दिलाने की खातिर अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 9 साल जेल में बिता दिए, वह शख्स जो न लाठी से डरा न गोली से डरा, वह शख्स जिसने इस देश को आजादी दिलाई, आजादी दिलाने के बाद 17 साल तक बतौर प्रधानमंत्री इस देश को अपने पांव पर खड़े करने के लिए प्रण प्राण से जुटा रहा, उस महायोद्धा को, उस महान नेता को अब हम आने वाली पीढ़ियों के बीच किस रूप में ले जाना चाहते हैं, इस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान सुनवाते हैं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग का, जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ध्यान में रखते हुए कहा है। सुनिए एक बार। देश की आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसी से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। सम्मानीय मंत्री हैं विश्वास सारंग, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कैलाश सारंग जी के बेटे हैं। उन कैलाश सारंग के जो भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे नेताओं में शुमार थे, जिनकी विद्वता के लोग कायल थे, जिनके ज्ञान के, जिनकी दृष्टि के, जिनकी दूरदर्शिता के उनके विरोधी भी मुरीद हुआ करते थे। ऐसी विरासत के उत्तराधिकारी है विश्वास सारंग। और विश्वास सारंग आज उस घटना के जो भाषण दिया गया था, 74 साल बाद जब कुछ कह रहे हैं तो स्वयं तथ्यों से अनजान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को, दरअसल 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया था, जिसे नियति से साक्षात्कार, ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से पूरी दुनिया एक अद्भुत भाषण के तौर पर याद करती है, वो भाषण कभी लाल किले की प्राचीर से दिया ही नहीं गया था। वह भाषण दिया गया था वायसराय लॉज से, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के तौर पर जानते हैं। और उस भाषण के अंतर्गत एक एक शब्द पर लोग मुग्ध रहते हैं। लेकिन हम अपनी इस चर्चा को केवल उस भाषण तक नहीं ले जाना चाहते हैं, इस चिंतन पर थोड़ी गंभीरता से बात करना चाहते हैं कि आजादी के बाद 17 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्या किया जिसके चलते आज सरकार में बैठे हुए विरोधी दल के लोग उन्हीं को वर्तमान की विफलताओं के लिए जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय मुख्य प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भाजपा के। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वह भी हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह, पूर्व चेयर प्रोफेसर और जाने माने अर्थशास्त्री, वह भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चौधरी राकेश सिंह जी से करता हूं। दीपक विजयवर्गीय जी शायद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चौधरी राकेश सिंह जी, आप ही से शुरू करता हूं। इस ज्ञान के संदर्भ में, इस दृष्टि के संदर्भ में, इस समझ के संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो साहब, आपने ही अपनी उसमें बता दिया कि वो जिस जगह को लाल किला समझ रहे हैं वो वर्तमान का राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है, जहां से आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे। तो जिस व्यक्ति का ज्ञान इतना कमजोर हो, जो व्यक्ति अपने को बी होल्डर कहता है, लेकिन ये जो बीमारी जो चल गई है कि अपने आप को स्थापित करना है ऐसे बोल के जी, वो एक मैं समझता हूँ बीमारी से ग्रसित है विश्वास सारंग जी। और उसने ऐसा भाषण देने की कोशिश की ताकि वो सब जगह छप जाए जी। लेकिन हम उस पर चर्चा करें, ये भी हमारे लिए एक मिशन है। जी ने क्या बोला, कहाँ बोला, और वो सीधे सीधे आरोपित कर रहा है कि नेहरू जी के उस भाषण की वजह से देश पे गरीबी फैल गई। अरे मेरे भाई, कभी उठा के स्टैटिक्स पढ़िए, कभी देखिए
प्रकाश चंद जी जो थे, जो प्रथम इस पे आयोग बनाया था नेहरू जी ने, उन्होंने जो सुझाव दिए थे 1956 में, उसके बाद देश तरक्की किया है। जितने उद्योग धंधे, जितने अभियांत्रिकी कारखाने, आप तो और बेहतर मुझसे जानते हैं डॉक्टर साहब, भागड़ा नागर डैम, जिसके बदौलत हमारी कृषि क्षमता बढ़ी, हमारी ऊर्जा क्षमता बढ़ी, जहां से हमारी बिजली पैदा हुई, हम उसमें स्वावलंबी बनने की कोशिश हमने की। मैं एक बार अभी देख रहा था आपकी इस डिबेट के पहले कि क्या जीडीपी ग्रोथ थी 1956 में डॉक्टर साहब, 52-57 में जीडीपी ग्रोथ 4% थी भारत की जी, और जो मुद्रास्फीति थी वो -20 थी, -2 थी जी। और 77 में आके जीडीपी भारतवर्ष की, जब जनता पार्टी की पहली बार देश में सरकार बनी विरोधियों की, तो जीडीपी औंधे मुंह गिरी और 2% रह गई जी। और जो मुद्रास्फीति थी वो जो है 6% रही। मैं इसलिए आंकड़े बता रहा हूं कि जब फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई 1980 से 84 के बीच में जीडीपी 6% हुई डॉक्टर साहब, और मुद्रास्फीति बढ़ के 10% हो गई, बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ। और जब यूपीए सरकार आई, तो जब ये एनडीए सरकार आई तब 6% रही, और यूपीए सरकार जब आई तब 8% रही। और मूल बात पे मैं आता हूं कि वर्तमान में हिंदुस्तान की 2020-21 की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो शर्म से कहना पड़ रहा है कि -7.25 जी। तो ये विश्वास सारंग को स्टैटिक्स पढ़ना चाहिए। देश में जब पूरी दुनिया अभियांत्रिकी की तरफ जा रही थी, नेहरू जी ने उस कम व्यवस्था में जी, हमें उनका बजट देख रहा था कि जनता पार्टी के समय कितना बजट था, मात्र 15,000 करोड़ का बजट था जब मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने कम व्यवस्था में भी दुनिया से तरक्की पे प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरे फ्रांस की टेक्नोलॉजी को, जितने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं, जितने आईआईटीज हैं, खड़गपुर, सारी चीजें नए अभियांत्रिकी की तरफ भारत को जोड़ने का काम किया। नेहरू जी के बुद्धिमत्ता का, नेहरू जी का मुकाबला कोई भी प्रधानमंत्री उन परिस्थितियों में जिसमें नेहरू जी ने आगे बढ़ाया कोई नहीं कर सकता। ये चौधरी राकेश सिंह जी का कहना है। मेरे साथ में दीपक विजयवर्गीय जी हैं, उन विश्वास सारंग के तर्क की पैरवी करने के लिए मौजूद हैं, जो ज्ञान की बात पूरे देश को उनके माध्यम से प्राप्त हुई है। दीपक जी थोड़ा रोशनी देंगे अपने प्रिय साथी के बयान के, थोड़ा और विस्तार दें, हम लोग जाने कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज अगर 110 रुपए का पेट्रोल भराने के लिए हम लोग मजबूर हैं, तो उसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं? देखिए, ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो भी आर्थिक नीतियां थी जी, खुद कांग्रेस पार्टी ने 40 साल बाद उनको खारिज किया जी। और नरसिम्हा राव जी ने जो अर्थव्यवस्था में खुलापन लेकर आए जी, या लिबरलाइजेशन किया, वो जवाहरलाल नेहरू जी की जो गलत नीतियां थी उसको खुद कांग्रेसियों द्वारा खारिज किया जा रही है। अब ये स्वीकार करना आज की तारीख में किसी भी कांग्रेसी के लिए मुश्किल है, क्योंकि सारे के सारी जो आज की कांग्रेस पार्टी है वो गांधी नेहरू परिवार के अन्यायी होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति और एक परिवार पर आधारित उनका सारा सिस्टम है। अगर वो नेहरू जी के ऊपर कोई उंगली उठाएंगे जी, तो वैसी बात हो जाएगी जैसा नरसिम्हा राव जी के साथ हुआ या सीताराम केसरी जी के साथ हुआ कि कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए सच ना बोल पाए, ये कांग्रेसियों की मजबूरी है जी। तो दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये आप इसी रूप में कहेंगे जैसे जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनरेगा को कांग्रेस की नीतियों की विफलता का स्मारक बताया था, और बाद में हमने देखा कि वही नरेंद्र मोदी जी मनरेगा का बजट बढ़ाने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करने का, उसे 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने का और कोई मॉडल उनके समझ में नहीं आया। कैसे रूप में कहना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत बार क्या होता है कि कोई योजना इसलिए शुरू की जाती है कि वोट बैंक बनाया जाए जी, और उसके कुछ हो सकता है कि कुछ सकारात्मक पक्ष हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कोई मनरेगा के ऊपर डिपेंडेंस नहीं की। उन्होंने जो रोजगार के लिए दूसरी योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना है या दूसरी योजना है, उसके जरिए 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्पावर करने का काम किया है। मनरेगा से इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या फायदा हुआ नहीं हुआ सारा देश जानता है। तो फिर मनरेगा को बंद क्यों नहीं कर दिया? मनरेगा के संदर्भ में लगातार उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार, उसमें 100 दिन की गारंटी थी, हम 150 दिन कर रहे हैं कोविड काल के अंतर्गत। ऐसे विकल्पों पे क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आप तो उन्हीं को जिम्मेदार मान रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि कोई भी जो सरकार चलती है उसमें सस्टेनेबिलिटी होती है जी। जब जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री बने तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दिया। सारे जो आईसीएस होते थे उनको नौकरी से बाहर कर दिया। व्यवस्थाएं कंटिन्यूटी में चलती हैं, बहुत सारी योजनाएं भी कंटिन्यूटी में चलती हैं और उसके अंदर कुछ बदलाव लाकर उससे सकारात्मक उपयोग किया जा सके, भले मौलिक रूप से उससे सहमति हो या ना हो, ये कई बार प्रयास होता है। मैं एक सवाल और करूंगा, फिर चरण सिंह जी के पास चलना चाहूंगा। थोड़ा सा इस पर रोशनी दे दे कि वर्तमान में जिस महंगाई से लोग करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी तेल की कीमतों को लेकर 10-11 में प्रदर्शन कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज रोज पेट्रोल के दाम बढ़ा दे रही है अपनी सरकारों के रहते हुए। जो भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन लाने का वादा कर रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खाने के तेल के दाम किस तरीके से बेहिसाब हो गए हैं वो हम देख रहे हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां पर महंगाई से लोग परेशान ना हो, और इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। थोड़ा इस पर दृष्टि दे दें तो फिर मैं चरण सिंह जी के पास चलूं। देखिए दो बातें हैं, पहली बात तो खाने का तेल और पेट्रोल, ये दो चीजें नहीं होती हैं आदमी की जिंदगी में जी। दूसरी भी चीजें होती हैं जिससे महंगाई जिसकी अल्टीमेटली रिजल्ट होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस तेल के अलावा दूसरी जो 29-30 चीजें हैं उनके बारे में भी देखिए और 2013-2012 के मूल्यों का जो स्तर है उससे तुलना करिए, तब आप निश्चित तौर पर समझ पाएंगे कि महंगाई कतई नहीं बढ़ी है। और जहां तक पेट्रोलियम की कीमतों का सवाल है, तेल की कीमतों का सवाल है, तो दुनिया भर में जो कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को जो खतरा पैदा हुआ था कुछ महीनों के लिए, कुछ अब कितने दिन ये चीजें चलेंगी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस समय जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, टैक्स स्ट्रक्चर, जैसे मध्य प्रदेश का और किसी भी राज्य का हो, तो कोई टैक्स अचानक कम नहीं कर सकता, कोई ज्यादा नहीं कर सकता। और जहां तक पेट्रोल की कीमतों का सवाल है, तो आज ये बाजार खुद तय करता है, सरकार उसको तय नहीं करती है। और ये सारी चीजें भी कांग्रेस के समय तय हुई हैं, हमारी उस पर सहमति रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रशासित जो पद्धति है पेट्रोलियम पदार्थों की, जो भी बदलाव आता है बाजार में वो किया जाए। अचानक दीपक विजय जी बता रहे हैं कि ये तो बाजार तय करता है, सरकार तय नहीं करती है। पेट्रोल 35 रुपए में आ रहा है, 40-40 रुपए केंद्र और राज्य की सरकारें टैक्स लगा रही हैं, ये किसको नहीं पता है। लेकिन मैं सम्मान के साथ डॉक्टर दीपक विजय जी के तर्कों को स्वीकार करता हूं। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि वर्तमान की महंगाई के लिए नेहरू कैसे जिम्मेदार हैं, बल्कि उन्होंने तो विश्वास सारंग के महंगाई संबंधी बयान को खारिज कर दिया कि अभी कोई महंगाई है ही नहीं। लेकिन मैं डॉक्टर चरण सिंह जी आपसे थोड़ी संजीदा बात करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक दूरदृष्टि नेता के तौर पर हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते आए थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 0 विकास दर पर देश था और उसे 3 और 4% की विकास दर दे पाने में सफल रहे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पहले खेती, फिर उद्योग, फिर गेहूं उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश को मजबूत करने का तथाकथित तौर पर काम कर रहे थे, वो कुल मिलाकर गलत नीतियों के रूप में, देश की विफलता के रूप में और सही मायनों में कहें तो देश को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे विचारों के साथ आप अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं, थोड़ा रोशनी देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में लाने के लिए। मैं तो एक अर्थ वैज्ञानिक हूं, तो इसलिए अर्थव्यवस्था पे ही कुछ बोल पाऊंगा कि राजनीति का तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। पर आपने जो प्रश्न पूछे हैं और जो प्रश्न आप पूछ रहे थे उसके बारे में मैं ये 2 बातें जरूर कहनी चाहूंगा। अगर आप आंकड़े देखें तो 1947 से लेके अगर आप आगे आते जाएं तो हमारे यहाँ पे जो दर है, इन्फ्लेशन का दर है, कीमतें बहुत कुछ सालों में बहुत बढ़ जाती थी। एक साल तो मुझे याद है 74-75 में 25% थी और 91-92 में जब हमने इतने रिफॉर्म्स किए तभी 10-12 पे चल रही थी। अगर आप एवरेज खींचेंगे कि कैसे रही इन्फ्लेशन उन दौरान तो बहुत हाई थी। आजकल जो इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है तो वो उतना हाई नहीं है, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी अगर आप एवरेज खींचेंगे।
अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप एवरेज लें तो आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता था। होलसेल प्राइस इंडेक्स 1947 में शुरू हुआ था। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भांति भांति के शुरू हो गए थे। आजकल हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन लेके चलते हैं। WPI थोड़ा ज्यादा जरूर है, CPI 6-6.5% के आसपास जा रहा है। तो अगर CPI 6-6.5% के आसपास जा रहा है तो वो तो आप भी सहमत होंगे, ज्यादा नहीं है। जहां तक WPI का सवाल है वो 10-12% पे जा रहा है। उसमें पेट्रोल बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। CPI में हाउसिंग, ये फूड ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो खाने के पदार्थ हैं उनकी कीमतें ज्यादा नहीं। जहां तक सवाल है ये भाषण का, और जो आपने ये सवाल मेरे से एकदम पूछा, मेरे अपने विचार में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो मैंने अध्ययन किया है इन्फ्लेशन का, एक आधे दिन में तो नहीं होती है, इसके बहुत मूल कारण होते हैं। और इसका एक कारण करप्शन भी होता है, जिसमें होर्डिंग हो जाती है। आप जानते ही हैं हमारे देश में प्याज की होर्डिंग, शुगर की होर्डिंग बहुत होती थी, उससे कीमतें बहुत चढ़ जाती थी। जो होर्डिंग है वो करप्शन की एक निशानी है। और मुझे भी, देखिए, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, पर एक बात है, जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनके उस काल में, प्रधानमंत्री के काल में, आपको भी याद होगा एक जीप का स्कैंडल हुआ था, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे VV कृष्णा मेनन का, उन्होंने उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया था। उसी तरीके आप देखिए हरिदास मुंद्रा जी का स्कैंडल हुआ था। TT कृष्णमाचारी जो बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको भी उन्होंने काफी प्रमोट किया था। प्रताप सिंह कैरो के स्कैंडल तो सब जानते ही हैं, तेजा लोन भी हम सब जानते हैं। जब उनको कहा गया कि आपके रिजीम में ये करप्शन हो रही है, क्यों करप्शन का बीज आ रहा है, जो बाद में होर्डिंग के तौर पे इतनी कीमतें बढ़ जाती थी। और अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं आपका प्याज का एक किस्सा जो मैंने IIM बेंगलोर में गहराई से खोजा था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा अगर टाइम दे। पर कल्याणम जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के, वो भी ये कहते थे कि जब कांग्रेस आई और जब प्रधानमंत्री नेहरू जी बने तो करप्शन बहुत खुल के हो गई। यहां तक एक बयान है नेहरू जी का, जहां उन्होंने कहा था, थोड़े जो ऑनरेबल लोग होते हैं उनको थोड़ी बहुत करप्शन का फिक्र नहीं करना चाहिए। मैं ये सोचता हूं कि अगर उसी टाइम पे हम लोगों ने करप्शन पे रोक लिया होता, हमारे यहाँ पे जो होर्डिंग के साथ प्राइजेस बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ते। पेट्रोल के तो आप जानते ही हैं, आप और सारी दुनिया को पता है कि पेट्रोल प्राइसेस पिछले 6 महीने बढ़ रहे हैं और थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। पर जहां तक टैक्सेस सेंटर और स्टेट का सवाल है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का भी कोविड के कारण प्राइसेस बढ़े हैं। कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, रॉ मटेरियल्स है, उनके भी प्राइसेस बढ़े हैं। तो वो WPI पे दिखते हैं, CPI पे वो नहीं दिखते, वो रिटेल प्राइस का इंडेक्स है। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि हाहाकार मचा हुआ है, वो मैं मानने को तैयार नहीं। अगर आप मुझे अब समय देंगे तो जो होर्डिंग प्याज की होती थी, एक उदाहरण के तरह मैं उस पर बात करूंगा, जरूर दीजिए। लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, महंगाई से लोग परेशान है, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 को दिया गया भाषण जिम्मेदार है। बतौर अर्थशास्त्री उस भाषण के संदर्भ में आप कोई टिप्पणी कर जाएगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपसे यह है कि एक देश जो सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ, एक देश जो विभाजन की त्रासदी के साथ विरासत में प्राप्त हुआ, उस दौर में जो राजनीतिक नेतृत्व और जिस दृष्टि के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, क्या बतौर अर्थशास्त्री उस काम को आप खारिज करते हैं? क्या उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, गलती की? क्या उन्होंने इस देश में तमाम बोर्ड्स की स्थापना शिक्षा के उच्च स्तर के संदर्भ में की, गलती की? क्या उन्होंने बड़े बड़े बांधों का निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखानों के निर्माण की कोशिश की, गलती की? बतौर अर्थशास्त्री क्या आप इस पर कोई दृष्टि देंगे? देखिए, बतौर अर्थशास्त्री मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो मैं भाषण सुना है वो ये समझा था कि ये नेहरू परिवार और उस भाषण के उसके बाद जो भी इन्होंने किया है उसके कारण, तो मैं उसको करप्शन से जोड़ रहा हूं मेरी समझ में, क्योंकि मैं सोचता हूं कि करप्शन एक बहुत बड़ा जड़ होती है इन्फ्लेशन के कारण में, तो हमारे देश में हुई। जहां तक आपने दूसरी चीजों की बात की, आपने कहा कि उन्होंने 5 ईयर प्लान शुरू कराए थे, उन्होंने IIT IIM बनाए थे, ये बहुत सालाना योग चीजें हैं, डैम बनाए, बहुत सालाना योग चीजें हैं। पर मेरे जैसा अर्थशास्त्री ये सोचता है कि जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमने अपनाई,
क्या वो ठीक थी? जी। उस पर ही विचार है। जो पब्लिक सेक्टर हमने बनाने शुरू किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, क्या वो ठीक था? जी। वो जो पब्लिक सेक्टर में हम लोगों ने रोल लाए सोशलिस्ट सोसाइटी का, वो उसमें डिबेट है। आप ये कहें कि यही उस टाइम पे, क्योंकि 800 साल की गुलामी के बाद और कोई हमारे पास चारा ही नहीं था, वो मैं मानने को तैयार नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो प्लानिंग कमीशन की आपने बात कही कि उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर को वीक करने के लिए बनाया गया था और फाइनेंस मिनिस्टर के पैरेलल एक बॉडी क्रिएट करने को बनाया गया था। क्या वो चाल ठीक थी? तो इसलिए हर चीज, और मैं ये चीज पे सहमत हूं, जहां तक राजनीति का सवाल है, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी क्या मजबूरियां होंगी मुझे पता नहीं, पर आज बैठ के जब मैं एक अर्थशास्त्री के नाते विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कोई जरूरी नहीं थी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जरूरी नहीं थी, ये डॉक्टर चरण सिंह जी का नजरिया है। मैं वापस राकेश चौधरी जी आपके पास में आता हूं। डॉक्टर चरण सिंह की दृष्टि ये कहती है कि उन्होंने करप्शन के संदर्भ में ध्यान नहीं दिया और करप्शन के कारण से जो है देश की आर्थिक स्थिति को बड़ा नुकसान हुआ। एक नजरिया बतौर अर्थशास्त्री डॉक्टर चरण सिंह जी ने साझा किया है। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में आप? डॉक्टर चरण सिंह जी अर्थशास्त्री अच्छे हो सकते हैं जी, लेकिन मैंने जो जीवन देखा है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्री के रूप में देखा जी, और मैं उनसे बड़ा अर्थशास्त्री मैं समझता हूं जिसने भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को मुंह आबोचूर परिवर्तित किया जी, उससे बेहतर कोई निष्कर्ष जीवन में निकला नहीं। जी, आप नेहरू जी की जहां तक बात करेंगे, मैं आदरणीय चरण सिंह जी को सुन रहा हूं, जी, बार बार उन्होंने करप्शन की बात कही और होल्डिंग की बात कही जी, जो है सभी जो वो थे वो होल्ड कर लिए जाते थे, इससे करप्शन बढ़ता था जी। उन्होंने डायरेक्टली एक भी बात में नेहरू जी के किसी विषय को जी, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को ही खारिज कर दिया जी, उन्होंने इस बात पे आरोप लगा दिया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को कमजोर करने के लिए किया गया। जी। मैं आदरणीय चरण सिंह जी वर्तमान समय में ये प्यू की रिपोर्ट है, प्यू रिसर्च सेंटर की, आप तो अर्थशास्त्री है अगर पढ़ते हो जी, वर्तमान में भारतवर्ष में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है कि 32 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में चले गए। जी, ये करप्शन है क्या है ये वर्तमान में जी। और इसके बारे में जरूर दृष्टि डालें कि 32 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से भी नीचे चले गए भारतवर्ष में। जी, मेरा मैं ये मानता हूं जी, कि बतौर नेहरू जी प्रधानमंत्री जी, ना तो दीपक भाई कोई जवाब ठीक से दे पाए, जी, ना चरण सिंह जी दे पा रहे। जी, आप ये समझिए गांधी फैमिली की तरफ ले जाते हैं। जी। अब चरण सिंह जी ने इसको अधूरा ही सुना कि उन्होंने गांधी फैमिली के लिए कहा है। नहीं, विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण को आरोपित किया जी, कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मेरे भाई, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो 42-40% का डीजल था वो आज 99 रुपए में बिक रहा है 6 सालों में ही। जो पेट्रोल 58 रुपए थी वो आज 112 रुपए बिक रही है। जो गैस सिलेंडर 300, जो यूरिया 600 रुपए की थी वो 2300 रुपए में बिक रही है। अगर अभी भी महंगाई नहीं दिख रही है तो कौन सा चश्मा आप लाओगे? कौन सा चश्मा आप लाओगे, ये चौधरी राकेश सिंह जी का कहना है। लेकिन मैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी उस भाषण पर आता हूं जिसको आपकी पार्टी के सम्मानीय मंत्री ने देश की वर्तमान महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। उस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमाम बातें कही थी, पर मुख्य बातों के संदर्भ में कहता हूं, दुनिया उसको नियति से साक्षात्कार के तौर पर कहती है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भविष्य में हमें आराम नहीं करना है और न चैन से बैठना है, बल्कि लगातार कोशिश करनी है जिससे हम जो बात कहते हैं या कह रहे हैं उसे पूरा कर सके। भारत की सेवा का मतलब है करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है अज्ञानता और गरीबी को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को खत्म करना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा रही है कि हर आंख से आंसू मिट जाए। इस संकल्प को, इस ध्येय को देश की जनता के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साझा किया था। गलती की थी, गुनाह किया था, अपराध किया था उस शख्स ने जिसने 9 साल इस देश को आजादी दिलाने के लिए जेल में काटे थे। सवाल है दीपक विजयवर्गीय जी, इसी रूप में याद करेंगे आप उनको, इसी रूप में हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, आने वाली पीढ़ियों के बीच में इसी छवि के साथ में ले जाना चाहेंगे। ये सवाल है दीपक विजयवर्गीय जी, एक संजीदा प्रवक्ता से मेरा। देखिए, पहली बात तो यह है कि
कोई नेता या कोई व्यक्ति कितना अच्छा भाषण देता है इसका कोई बहुत मायने नहीं है। मायने इस बात के हैं कि उन्होंने अपनी जो उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन किस तरह से किया। 1947 से लेकर 64 तक और बाद में गांधी परिवार ने जो 1990 तक 89 तक शासन किया, उसमें इस देश में जो आर्थिक दुरावस्था है वो इस परिवार की वजह से हुई। और जैसा डॉक्टर चरण सिंह जी ने कहा कि उसका मूल वजह यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उनका विजन था वो अपने आप को बहुत दूरदर्शी व्यक्ति मानते थे। कांग्रेस के लोग भी अभी तमाम तरह की चीजें बातें कहेंगे, लेकिन उन जैसा अदूरदर्शी व्यक्ति इसमें देखने की क्षमता ही नहीं थी, ऐसा मैं समझता हूँ भारतीय इतिहास में। ये मेरा आपसे सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को इस देश के प्रधानमंत्री चुने। आप लोगों का तर्क रहता है महात्मा गांधी की जिद के चलते, लेकिन पहले आम चुनाव के बाद से लेकर तीसरे आम चुनाव तक हमारे पूर्वजों ने, आपके पुरखों ने उन्हें इस देश का नेतृत्व सौंपा। क्या आपके कहने का आशय है कि हमारे पूर्वज, आपके पुरखे नासमझ थे, समझ विहीन थे, जिन्होंने एक ऐसे अदूरदर्शी व्यक्तित्व के हवाले देश का भविष्य किया था? क्योंकि जिस तरीके से आज आप मुग्ध हैं अपने बहुमत पर, उससे कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति हमारे पूर्वजों ने भरोसा जताया था। आपका तर्क? देखिए, ऐसा है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो कोई राजनीतिक दल नहीं था। कांग्रेस एक आंदोलन था जो एक फोरम के रूप में 1885 में शुरू हुआ, और जब प्रधानमंत्री बन गए जवाहरलाल नेहरू जी तो उन्होंने उसका राजनीतिक दोहन करने की कोशिश की। और इसके लिए 2-3 चुनाव, देश की जो जनता रहती है उसको उस दौर में, जब आप साक्षरता की दर देखेंगे 1947 में क्या थी, लोगों का नजरिया क्या था, तो बहुत पीछे थे हम आज के दौर से, बहुत पीछे थे। तो उस नासमझी के दौर में, जबकि 60% से ज्यादा लोग साक्षर नहीं थे, तो ये मानते हुए कि साहब इन लोगों ने देश को आजादी दिलाई है और इसलिए इनको वोट दिया जाना चाहिए, ये बहुत सारे लोग मानते रहे। लेकिन सच बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को चाहे आर्थिक नजरिए से देखें या राजनीतिक दुरावस्था की तरफ से देखें, हर तरफ बहुत बुरी स्थिति की तरफ धकेला है। और सबसे बड़ा उनका जो कमी रही है वो यही कि देश में उन्होंने सोशलिज्म पैटर्न, सोशलिज्म के साथ आपके ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय। जब देश आजाद हुआ था तो इस देश में केवल कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं था। उस समय पे हिंदू महासभा थी जिसका नेतृत्व वीर सावरकर किया करते थे। उस समय पे कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में थी। अकाली दल इस देश का दूसरा सबसे पुराना राजनीतिक दल मौजूद था। इसके अलावा तमाम पार्टियां समय समय पर अस्तित्व में रहीं। एक और महत्वपूर्ण बात के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम दूंगा, समय कम रह गया, चर्चा थोड़ी विस्तार चाहिए थी। भगत सिंह, जिनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोग याद करते हैं, उन्होंने 1928 में एक आलेख लिखा था पंजाब के युवाओं के संदर्भ में। पंजाब के युवा किस नेता को आदर्श माने, और उसके संदर्भ में भगत सिंह का आलेख है, जिसमें वो लिखते हैं कि 2 राजनेता मैं आपको प्रस्तावित करता हूं, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस राज परिवर्तनकारी हैं, परंतु नेहरू युगांतरकारी हैं। युग परिवर्तन का सामर्थ्य अगर किसी में देखा था भगत सिंह ने, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए उसी आलेख में भगत सिंह लिखते हैं कि अगर आपको विचारों की आवश्यकता है तो आपको नेहरू के साथ जुड़ना चाहिए। जिस भगत सिंह के संदर्भ में संघ, भाजपा इतने गर्व के साथ स्मरण करती है, उसने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसी रूप में याद किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो शख्स थे जिनके कांग्रेस के अध्यक्षीय कार्यकाल में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ था। दीपक विजयवर्गीय जी का नजरिया हो सकता है, विश्वास सारंग का नजरिया हो सकता है, चरण सिंह जी के बतौर अर्थशास्त्र अपने तर्क हो सकते हैं, राकेश चौधरी का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन बहुत दृढ़ता के साथ और विनम्रता के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस कार्यक्रम में कि अपनी आजादी के संदर्भ में जिन लोगों का योगदान है, उनके संदर्भ में अगर आप श्रद्धा के फूल नहीं अर्पित कर सकते तो कम से कम धूल उछालने की कोशिश भी मत कीजिए। इस देश की आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। इसी बात के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस प्रकार के माहौल को समर्पित ये कहता है कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, कि आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। उम्मीद फाजली ने जो ये बात लिखी थी, ये बात हकीकत नहीं बननी चाहिए। इस कामना के साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। सदा प्रणाम।